नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। हम टोटल पॉलिटी के 500 एमसीक्यूज करने वाले हैं। बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पहले आपसे पूछा गया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, उसी तरीके से अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पर टोटल कितने आर्टिकल्स थे। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने 390, 395, 396 और 495। राइट आंसर इसका है 395, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ए ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, बी है प्रीफेस, सी है शेड्यूल्स और डी है आर्टिकल्स। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है आपका बी पार्ट, प्रीफेस। इसी प्रीफेस को ही प्रीएम्बल भी बोलते हैं। मैं इसके साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर ऑप्शन में प्रीफेस की अगर प्रीएम्बल आए तो आपने प्रीएम्बल को ही टिक करना है, यानी प्रीफेस का ही दूसरा नाम क्या होगा, प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कह रहा है बाय विच अमेंडमेंट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। आपने बताना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था। ए ऑप्शन है 73rd, बी है 52nd, सी है 42nd और डी है 93rd। राइट आंसर इसका है आपका सी पार्ट, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आपने बताना है कि किस तरह की सिटीजनशिप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, ड्यूअल स्टेट सिटीजनशिप या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है जो सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविजन है ये हमने किस कंट्री से लिया है। ए आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, बी रशिया, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी है यूके। तो राइट आंसर इसका जो है वो है यूके, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। आपने बताना कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के थ्रू अबॉलिश की गई है। तो राइट आंसर इसका है आपका बी पार्ट, आर्टिकल 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपने बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है आर्टिकल में ये कौन सा वाला है जो हमें प्रमोट करता है कि हमें इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी बनाए रखनी है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 112, सी आर्टिकल 51 और डी है आर्टिकल 21। तो राइट आंसर इसका है आपका सी पार्ट, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। कह रहा है कि पूरा टर्म कंप्लीट होने से पहले आपने बताना है कि प्रेसिडेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका है बाय इम्पीचमेंट, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। कह रहा है कि किसके पास इस तरह का अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है अपनी पोस्ट से। तो जो राइट आंसर इसका है वो है आपका सी पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 61 द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि आपने बताना है अगर किसी प्रेसिडेंट को हमने उनकी पोस्ट से रिमूव करना है तो उस कंडीशन में आपने बताना है कि पार्लियामेंट में किस हाउस से हम लोग ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
by either house of the parliament, by the lower house of the parliament, by the upper house of the parliament, और डी है none of these। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आपका ए पार्ट, बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आप किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपने बताना कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। ए ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर और डी है प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इसका होता है वो है आपका बी पार्ट। जो भी आपका करंट वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे इस टाइम पर करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। ए ऑप्शन है टू द वाइस प्रेसिडेंट, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है लोकसभा स्पीकर को और डी है अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर इसका है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है। तो जो राइट आंसर है इसका है वो है आपका बी पार्ट, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपने बताना है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की। आपको मैं बता दूं जो कि लोकसभा की मिनिस्टर की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वही एक प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका डी पार्ट, यानी कि 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड। आपने बताना है कि कैबिनेट हमने किस आर्टिकल में यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका ए पार्ट, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। ये सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है हमारे इंडिया का। तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल हैज बीन डिफाइंड। आपने बताना है कि मनी बिल किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो है बी पार्ट, आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। आपने बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, यानी कि 552 इतने टोटल मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि आज की डेट में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 545। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका राइट आंसर बनता है वो है आपका डी पार्ट, यानी कि 552 टोटल मेंबर्स हो सकते हैं किसके, लोकसभा के। लेकिन आज की डेट में जो टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा के वो हैं आपके 545। इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन ये किस तरह की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपने बताना है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है। ए ऑप्शन है 35 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी है 45 ईयर्स और डी है 25 ईयर्स। इसका राइट आंसर आपने खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। कह रहा है द स्पीकर ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इट्स मेंबर। आपने बताना है कि जो स्पीकर है वो किस इनमें से किसका मेंबर नहीं होता है। तो जो राइट आंसर है वो इसका वो है ए पार्ट, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड इन द लोकसभा इलेक्शन। आपने बताना है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है। तो राइट आंसर है इसका आपका ए पार्ट, यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। आपने बताना है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की। तो मैं आपको बता दूं जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है आपकी सी पार्ट 543। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार डाउट भी हो जाता है, कई बार हम इसको 545 भी टिक कर देते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो है 543। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले दो जो सीटें होती थी वो एंग्लो इंडियंस की होती थी, बट आजकल जो एंग्लो इंडियन की दो सीटें हैं
वो रिमूव कर दी गई हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड द जीरो आर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपने बताना जो जीरो आर है वो पार्लियामेंट में हम जो यूज करते हैं वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका इंडिया। हमने इंडिया यानी कि हमने खुद से ये दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस कॉल्ड। आपने बताना है कि जो पहला घंटा होता है प्रोसीडिंग का पार्लियामेंट में उसको क्या बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट यानी कि क्वेश्चन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय हूम। आपने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। तो ये इसके ऑप्शन है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका बी पार्ट यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट टाइम पर। तो जो राइट आंसर है इसका है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनके परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे पार्लियामेंट के फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरम प्रेसिडेंट है वो थे हमारे सचिदानंद सिन्हा जी। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा कि इंटरम प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो उसका राइट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। और अगर पूछा जाएगा इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे, तो वो उसका राइट आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर टोटल कितने सेशंस हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 11 यानी कि ए पार्ट। मैं ये भी इसके साथ बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 2 years 11 months एंड 18 days। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपने बताना है कि कितना टाइम लगा एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो राइट आंसर इसका है वो है आपका ए पार्ट बी एन राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को। 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया था यानी कि 26 नवंबर 1949 तक ये बन गया था। लेकिन इसको एक्ट कब किया गया, तो इन एक्ट में हम इसको लाए गए 26 जनवरी को 1950। और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया हमने किस कंट्री से लिया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका रशिया। और कई बारी आपको ऑप्शन में यूएसएसआर भी लिखा होता है, तो यहाँ इसको टिक कर दीजिएगा या आप रशिया को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द concept of the judicial reviews in India has taken from the constitution of which country। तो आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू है ये हमने किस कंट्री से फॉलो किया हुआ है। तो राइट आंसर जो आपका इसका बनता है वो है आपका यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया या फिर हमारी नेशनल इमरजेंसी हो गया, ये आपने बताना है जो प्रोविजन है ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी फॉर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने
किससे बोरो किया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था फंडामेंटल राइट्स, तो वो हमने यूएस से किया था। अब ये पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने किससे बोरो की है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भी हमने किससे की है, रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of governance system has been provided in the Indian Constitution? आपने बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की गवर्नेंस सिस्टम है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, पार्लियामेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रैंडविले ऑस्टिन। इसकी जो स्पेलिंग है वो है AUSTIN, ऑस्टिन। तो ग्रैंडविले ऑस्टिन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। आपने बताना है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर कौन सी स्टेट है जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर हाउ मेनी इयर्स। कह रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप हमारी बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप इंडिया से कितनी देर बाहर रहते हो। तो राइट आंसर है इसका आपका 7 इयर्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो राइट आंसर इसका जो है 39 क्वेश्चन का वो है आपका डी पार्ट, आर्टिकल 14। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका आंसर आपने मुझे खुद बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको हार्ट दे के बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। विच पिटीशन कैन बी फिल्ड फॉर राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ए ऑप्शन है हेबस कॉर्पस, बी है इंड्यूसमेंट, सी है मैंडेट और डी है प्रोहिबिशन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, हेबस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड। आपने बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस पार्ट में मेंशन है। तो राइट आंसर है इसका आपका बी पार्ट, पार्ट 4 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर इलेक्शन के टाइम पर होता है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर, तो वो कौन सेटल करता है। ये ऑप्शन है आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, बी है पार्लियामेंट, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच आर्टिकल of the Indian Constitution determine the eligibility for re-election to the office of the president। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 57, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, डी है प्रेसिडेंट। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय हुम। आपने बताना है कि जो जॉइंट सेशन है किसका, राज्यसभा और लोकसभा का, वो किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका ए पार्ट, बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। आपने बताना है कि फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है विच हाउस इज प्रेसिडेंट ओवर बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। आपने बताना है कि इसमें से किस हाउस का जो प्रेसिडेंट होता है, मतलब जो हेड करता है वो, लेकिन इसका वो मेंबर नहीं होता है। ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है लेजिस्लेटिव काउंसिल और डी है आपका असेंबली।
तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, जो कि ये राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय हुम। आपने बताना है प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपने बताना है कि किसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। आपने बताना है लीगल मैटर्स के लिए कौन एडवाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ए ऑप्शन है लॉ कमीशन, बी अटॉर्नी जनरल, सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डी है सॉलिसिटर जनरल। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है वो है आपका बी पार्ट, यानी कि अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom does the speaker of the लोक सभा सबमिट इट्स रेजिग्नेशन। आपने बताना है लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, डिप्यूटी स्पीकर को। और अगर डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो देगा लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपने बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सबसे ज़्यादा कितने नंबर मेंबर्स हैं जो अलॉट किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 250। इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा जो स्टेट है प्लस जो यूटी हैं, इन दोनों के मिलके 238 सीट्स बनती हैं। और जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट वो करते हैं टोटल 12। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 250 सीट्स किसकी, राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लीस्ट हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड इन अ ईयर। आपने बताना है कि कम से कम कितनी लोकसभा की सेशंस बुलाई जाती हैं साल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2, यानी कि 2 कम से कम आपको लोकसभा की सेशन बुलानी ही पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जनरली टोटल 3 सेशंस होते हैं एक साल में, लेकिन कम से कम कितने बुलाने पड़ते हैं, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है 2, लेकिन जनरली एक साल में 3 बार सेशंस होते हैं लोकसभा के। और वो कौन कौन से होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है बजट सेशन, जो कि चलता है आपका फरवरी से मई तक। फिर उसके बाद होता है आपका मॉनसून सेशन, ये चलता है आपका जुलाई से सितंबर तक। फिर उसके बाद होता है आपका विंटर सेशन, जो ये विंटर सेशन है ये आपका नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक चलता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेता है कि विंटर सेशन आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है, या जो मॉनसून सेशन है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए पार्ट, कनाडा। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी स्टेट असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रोविजन बाय। आपने बताना है कि एमरजेंसी के टाइम पर जो स्टेट असेंबली है वो थोड़ी और देर तक चलेगी। जैसे अमूमन 5 साल का पीरियड होता है तो ये और ज़्यादा देर तक चलेगा। कहते हैं ये जो प्रोविज़न है ये कौन प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर इसका है 56 का आपका, वो है आपका ए पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। आपने बताना है जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसके एडवाइस के ऊपर किसी भी स्टेट में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, गवर्नर के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज्ड। आपने बताना है कि मैक्सिमम कितनी देर तक प्रेसिडेंट रूल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वो है 3 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेसेस द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये कह रहा है अंडर विच आर्टिकल द फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। आपने बताना है किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन मेंशन किया हुआ है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 281, बी ऑप्शन है 356, सी है 180 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 280। इसका राइट आंसर आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं हार्ट देके बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 की मैं बात करूंगा। 61 कह रहा है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ए ऑप्शन है 4 इयर्स, बी ऑप्शन है 3 इयर्स, सी ऑप्शन है 6 इयर्स और डी ऑप्शन है आपके सामने 5 इयर्स। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो आपका है डी पार्ट, यानी कि 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है हु रेगुलेट्स द ग्रांट्स इन एड टू द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है इसका फाइनेंस कमीशन, बी है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, सी है प्लानिंग कमीशन, डी है आपका पे कमीशन। तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, यानी कि फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सामने, ये लिखा है हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आपने बताना है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ए पार्ट। और जो भी आपका करंट प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही आपका चेयरमैन ऑफ नीति रहेगा। और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है और काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि फुल फॉर्म ऑफ नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आ रहा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के टर्म कितनी देर रहता है। तो राइट आंसर इसका है आपका 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। इसका मतलब है कि 6 साल या फिर 65 इयर्स की जो एज होती है उससे जो भी इससे पहले बीट करता है इस कंडीशन को, वही इसका टर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम। आपने बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट कौन करता है। राइट आंसर इसका है आपका ए पार्ट, बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपने बताना है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन होता है। ए ऑप्शन है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी है रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका है आपका ए पार्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसकी बात करता है, स्टेट की जगह नेशनल लिखा होता, तो उस केस में जो इसका राइट आंसर होता वो होता आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का आ जाना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल्स द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन मेड। आपने बताना है कि किस आर्टिकल में जो अमेंडमेंट हम कर सकते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो राइट आंसर इसका जो आपका बनता है वो है आपका बी पार्ट, यानी कि आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से किसको बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपके ए पार्ट, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1976 में।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज क्रिएटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने बताना है कि दिल्ली को, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्रिएट किया था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका बी पार्ट, बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट। और ये 69th अमेंडमेंट एक्ट बना था आपका 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 9th शेड्यूल एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि जो 9th शेड्यूल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कब ऐड किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर टोटल थे 8 शेड्यूल, और अगर अभी की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में आपके यहाँ टोटल 12 शेड्यूल्स। और जो ये है आपका 9th शेड्यूल, ये आपका ऐड हुआ था इन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy in the Indian Constitution is inspired by the Constitution of which country। आपने बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है DPSP, ये हमने किस कंट्री से बोरो किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है। जैसा कि वहां पे फॉलो होता था कि हमने कोई भी अमेंडमेंट वगैरह करनी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने वही वाला तरीका अपनी कंट्री में भी अपनाया। अब आपने बताना है कि किस कंट्री में ये सब कुछ पहले से होता था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है फ्रॉम विच कंट्री द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने बताना है जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो किस कंट्री से हमने बोरो की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 75% जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके अलावा जो रेस्ट है 25% वो हमने बोरो की है डिफरेंट कंट्री से। तो उसी में से जो ये है किसका कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने बोरो किया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच शेड्यूल द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन हैज बीन क्रिएटेड। आपने बताना है कि भारतीय संघ में न्याय राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है कि व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आपने बताना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था और 19 दिसंबर को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट वर द वर्ड्स सोशलिस्ट इंटीग्रिटी सेकुलर इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि जो सोशलिस्ट इंटीग्रिटी एंड सेकुलर वर्ड है वो हमने डाला गया किसमें, प्रियम्बल में। आपने बताना है कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। और इसी को ही मैंने आपको बताया था कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू इंक्लूड एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन। आपने बताना है कि किसी भी स्टेट को हमें इंडियन में मिलाने के लिए ये किसके पास राइट है। तो इसका जो राइट है वो है आपके पास ए पार्ट, पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू फॉर्म ए यूनियन टेरिटरी। आपने बताना है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी बनानी हो तो उसका पावर किसके पास है। ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी पार्लियामेंट और डी है प्रेसिडेंट। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी इज रिलेटेड टू। आपने बताया लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, पंचायती राज से रिलेटेड थी लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, वो है अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। आपने बताना है फंडामेंटल राइट्स
हमारे किस पार्ट में है। ये ऑप्शन है पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी है पार्ट 6 और डी है पार्ट 5। इसका राइट आंसर आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हार्ट देख के बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। ये कह रहा है आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू, आपने बताना है कि आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइट आंसर इसका है आपका ए पार्ट, एंड ऑफ टाइटल्स। ये एंड ऑफ टाइटल जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इस तरीके से था कि जैसे देश जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या था कि कईयों को राजा नवाब इन सब की उपाधि मिली हुई थी। तो जो ये टाइटल वगैरह इन सब को इसके बाद में अबॉलिश किया गया। तो ये किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 18 में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी केसेस हैं, जैसे कोई किसी को डिफेंस से रिलेटेड मेजर का उपाधि मिली है तो वो उसके साथ लगेगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी को प्रोफेसर बोलते हैं तो वो उसके साथ लगेगा। लेकिन जो नवाब राजा महाराजा ये सारी की सारी चीज़ें अबॉलिश कब की गई, आर्टिकल 18 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इन विच आर्टिकल दिस फ्रीडम इज इंक्लूडेड। आपने बताना है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस आर्टिकल में है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आपका बी पार्ट, आर्टिकल 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच द पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमने किसके थ्रू इसमें डाला हुआ है। आप इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ए पार्ट, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आपने बताना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने किस कंट्री से बोरो की है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो बोरोड फीचर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन हम बोलते थे यूएसएसआर को, और आज की डेट में इसका जो आंसर बनता है वो है रशिया। अगर रशिया आए, यूएसएसआर आए या फॉर्मर सोवियत यूनियन आए तो यही इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो आपने बताना है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसकी, प्रेसिडेंट की, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास आर्टिकल 53, यानी कि सी पार्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एग्जीक्यूटिव नॉमिनल पावर की बात कर रहा है, किसकी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स की। अगर रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो वो मिली हुई है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे किसकी, प्रेसिडेंट की। पर उसी तरह से अगर पूछा जाएगा रियल, नॉमिनल का क्या, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, तो अगर रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो वो बात करेंगे किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कंफ्यूज भी करता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अंडर माफ कीजिएगा, नेक्स्ट व्हेन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। आपने बताना है कि प्रेसिडेंट कब डिसॉल्व करता है लोकसभा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अगर कैबिनेट की रिकमेंडेशन हो तभी वो प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा को डिसॉल्व करता है। इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट देन हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। आपने बताना है कि अगर क्या है, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है और उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो आपने बताना है कि फिर उसकी जगह, प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ए पार्ट। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर कभी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है किसी भी वजह से, अगर प्रेसिडेंट कहीं उनकी डेथ हो जाती है या कभी क्या होता है कि कहीं बाहर कहीं गए हैं और बिजी हैं वो, तो उस टाइम पर क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होएगा वही उसकी पोस्ट संभालेगा और वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेगा पूरी तरीके से किसके थ्रू, प्रेसिडेंट की तरह।
जो प्रेसिडेंट काम करता था वो कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को सारे के सारे अधिकार मिलेंगे, किसके, प्रेसिडेंट वाले। और वाइस प्रेसिडेंट को ही सैलरी भी कौन सी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाली। अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट मर जाता है, वाइस प्रेसिडेंट मर जाता है और प्रेसिडेंट भी मर जाता है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सीट मिलती है वो किसको मिलती है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होएगा उस टाइम पर, उसी को ही मिलेगी कौन सी पोस्ट, प्रेसिडेंट की। और उसको भी सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट को मिलते हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन है हमारा इस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है अ बिल विच इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर विच प्रोसेस। आपने बताना है अगर कोई भी बिल हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं वो एक्ट कब बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलेगी तब तक वो बिल ही रहेगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी मंथ्स अ पर्सन कैन रिमेन ए यूनियन मिनिस्टर इफ ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो आपने बताना है कि वो कितनी देर तक मिनिस्टर बन के रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। आपने बताना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो राइट आंसर है लोकसभा के, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो फर्स्ट हमारे अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के वो थे MC स्टेबल्ट। और आपने मुझे बताना है कि करंट हमारे कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लीगल एडवाइजर इज द एडवोकेट जनरल। आपने बताना है एडवोकेट जनरल किसके लीगल एडवाइजर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो एडवोकेट जनरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76(4) द अटॉर्नी जनरल विल होल्ड द पोस्ट टिल द हुज प्लेजर। आपने बताना है जो अटॉर्नी जनरल है वो पोस्ट को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है और किसके कहने पर। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। आपने बताना है जो पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये कौन क्रिएट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कैग का टेन्योर कितना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द फर्स्ट टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल। ये कह रहा है अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह कौन आएगा इंस्टेंट। तो इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रेसिडेंट की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा, और अगर इसकी भी डेथ हो जाती है तो इस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होएगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनता है, इसका प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन प्रेसिडेंट के डेथ के बाद किसकी टर्न आती है, वो आती है वाइस प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। आपने बताना है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है। तो राइट आंसर है इसका वो है आपका 65 ईयर्स, यानी कि सी पार्ट। अगर हाई कोर्ट के जज की बात की जाएगी तो उसके आंसर है 62 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म ऑफ एरिया। आपने बताना है एरिया वाइज लार्जेस्ट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545।
बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपने बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने 525 से 545 तक मेंबर्स की सीट्स कर दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, बाय द 31st अमेंडमेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने बताना है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है। ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर और डी है वाइस प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं हार्ट दे के बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। 101st क्वेश्चन कह रहा है कि द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिसाइडेड बाय। आपने बताना है कि जो सैलरीज है सुप्रीम कोर्ट की जज वो कौन डिसाइड करता है। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो है 65 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज रहती है आपकी 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ नॉमिनेटिंग द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉलोड टू विच कंट्री। आपने बताना है कि गवर्नर को नॉमिनेट करना जो है ये हमने किस कंट्री से फॉलो किया हुआ है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ए पार्ट, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन गई तो उसके बाद में इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपने बताना है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कलकत्ता में 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिबेट ऑन बजट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट। आपने बताना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, बाय 44th अमेंडमेंट 1978। मैं बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल राइट था ये राइट टू प्रॉपर्टी का, ये हमारा 31st आर्टिकल में आता था और इसको हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। EWS जो है वो किस आर्टिकल में आता है। राइट आंसर इसका जो है वो है आपका ए एंड बी, यानी कि डी पार्ट। 15 और 16 दोनों में ही ये आता है। What type of right is the right to education provided to the children of age group of 6 to 14 years? आपने बताना है कि ये किस आर्टिकल में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, ये आता है हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रोगेटेड और लिमिटेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपने बताना है कि अगर नेशनल इमरजेंसी भी है उस टाइम पर इसमें से कौन सा राइट है जो हम लोग मतलब रिमूव नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन है पर्सनल फ्रीडम, राइट टू लाइफ, सी पार्ट है फंडामेंटल राइट्स और डी है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इसका है बोथ ए एंड डी, यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल फ्रीडम राइट ये जो है ये तब भी रहते हैं जब अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है इन विच ईयर बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आपने बताना है कि बॉन्डेड लेबर जो एक्ट है वो कब पास हुआ पार्लियामेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, इन द ईयर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। आपको पता है कि लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में डाला हुआ है। आपने ये बताना है कि ये चीज़ें हमने किस कंट्री से बोरो की हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय द लॉ इंस्टाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि
जो प्रोसीजर है किस चीज़ का, किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बताना है कि ये हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी हुई हैं, ये हमने कहाँ से बोरो किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूके। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द 9th शेड्यूल एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन द वेरियस स्टेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5th शेड्यूल। जो 5th शेड्यूल है वो डायरेक्टली डील करता है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन वेरियस स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू लिवाई ड्यूटीज टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना जो टैक्सेस वगैरह है वो हमने किस शेड्यूल में मेंशन किए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इन विच शेड्यूल द स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैज बीन इंक्लूडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसके आपके 4 ऑप्शन है, 7th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में और 3rd शेड्यूल में। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 9th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। आपने बताना है कि बेसिक एलिमेंट क्या है किसी भी प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम का। ए ऑप्शन है सिंगल एग्जीक्यूटिव, बी है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, सी है जुडिशियल रिव्यू और डी है फेडरल एग्जीक्यूटिव। राइट आंसर इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं हार्ट देके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपने बताना है कि लोकसभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, जीबी मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, BN राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही सबसे पहला जो प्रेसिडेंट बनाया था राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो की हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी बोरिंग फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सभी के सभी अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ऑलरेडी 75% ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया हुआ है। जो 25% है वो हमने डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट का वो है आपका सी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ये चीज हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द विच
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपका क्या है, ए पार्ट, यूएसए की प्रीएम्बल भी हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपने बताना है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो प्रॉपर मेथड है वो हमने किस कंट्री से बोरो किया हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है यूएसए, ब्रिटिश, इरिस एंड फ्रांस। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका इरिश, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपने बताना है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ है ये हमने किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूएसए, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रांस, यानी कि सी पार्ट, माफ कीजिएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपने बताना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने कहाँ से बोरो की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट। बोरिंग फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, और जो एसएससी जीडी लेवल का एग्जाम है उसमें हर एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमने कहाँ से बोरो की है। तो ये जो हमने बोरो की है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये की है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसी तरह से ही जो अगला क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, की गवर्नर का ऑफिस होएगा, ये हमने कहाँ से की है। तो ये की है हमने सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने कहाँ से बोरो की है कि जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है उनकी इलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका साउथ अफ्रीका, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अडॉप्टेड ऑन। आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है इसको हमने अडॉप्ट कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एक बात करता है कि भाई अडॉप्ट कब किया था और दूसरा कहता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इफेक्ट में कब आई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 26 जनवरी 1950, यानी कि 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, एन.ए. पलखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल वाज अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। आपने बताना है कि प्रीएम्बल को कितनी बारी अमेंड किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि एक ही बार ये अमेंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु गेव द आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एम.एन. रॉय, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वो क्या है। तो इसका आंसर आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द, इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट की वो हमें किस आर्टिकल में दिए हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 108 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एनविसेज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपने बताना है कि जो रिट इशू करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 226 है इसमें भी रिट इशू होती है, लेकिन इसमें जो होती है वो होती है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो इशू करता है रिट वो करता है आर्टिकल 226 में, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंदर रिट इशू करता है। तो वो है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द
यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 65 ईयर्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव द सर्विसेज ऑफ ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? कि आपने बताना है कि यूनियन मेंबर्स जो होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको रिमूव कौन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी सर्व्ड फॉर हाउ मेनी कंप्लीट टर्म्स? आपने बताना है जो इंदिरा गांधी है वो पहली हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, तो आपने बताना है कि उसने कितनी देर तक हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बने रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 3 साल, 3 बार। इसका मतलब 3 साल नहीं है, 3 बार है। इसका मतलब है कि 5 साल 1, 5 साल 2 और 5 साल 3, टोटल कितने साल हो जाएंगे? ये 15 ईयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए बनी है, माफ कीजिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन टुक प्लेस इन जून 1984 दैट आउटरेज सेवरल सिख्स? कि कौन सा ऑपरेशन चला था 1984 में जिसकी वजह से सिख्स नाराज हो गए थे गवर्नमेंट के साथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपने बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए कौन वोट करता है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है, यानी कि नन ऑफ द अबव आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर ऑप्शन में ये आता है आपको लोकसभा के मेंबर्स ये भी वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स ये भी वोट डालते हैं, और इसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए होते हैं वो भी वोट डालते हैं। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं वो भी वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स भी वोट डालते हैं, और कौन? एमएलए जो होते हैं ये भी वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द राइट टू स्टार्ट एन इंडियन सर्विसेज? आपने बताना है कि किसको ये राइट है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है या इंडियन सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, राज्यसभा के पास ही इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? आपने बताना है एंड बाय होम कि जो मेंबर्स हैं किसके? यूपीएससी के, इसको अपॉइंट कौन करता है और ये कितने साल के लिए बने रहते हैं ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसको जो अपॉइंट करता है वो करता है प्रेसिडेंट, और ये 6 साल के लिए इनका टेन्योर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? आपने बताना जो फाइनेंस कमीशन है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? इसके ऑप्शन है 275, 280, 265 एंड 360। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 280, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article has the provision that the union government will provide grant in aid to state government? आपने बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी कि स्टेट को भी जब कभी भी उनको जरूरत होगी पैसों की या किसी भी मामले में तो वो उनकी हेल्प करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Indian Constitution says that preamble has the power to make law on any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation? इसका मतलब है अगर emergency लगी हुई है तो उस टाइम पर पार्लियामेंट का ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है जो स्टेट में एप्लीकेबल करना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, यानी कि आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिसोल्यूट? इसका मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो आपकी राज्यसभा है वो कभी भी डिसोल्यूट नहीं होती है। तो इसका आपने बताना है कि किस आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, आर्टिकल 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी अपॉइंटमेंट ये किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 76 यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। जो नेशनल कमीशन आया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो कब से इफेक्टेड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आपने बताना है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो किस एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्ट ऑफ 1773, लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। जो राइट आंसर इसका बनता है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप इसे प्लीज एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। आपने बताना है कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स के उसको कितने देर के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसका कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है, ये किसी भी टाइम पर हम इसको रिमूव या इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये किस आर्टिकल में है। तो इसका जो राइट आंसर वो बनता है वो आपका बनता है आर्टिकल 355। टोटल एमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितनी एमरजेंसीज हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं हार्ड देके बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो 161 क्वेश्चन कह रहा है, टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। आपने बताना है कि जो इंडिपेंडेंट अभी स्टेट्स अभी कंट्रीज हैं हमारी, इंडिया और पाकिस्तान, ये कैसे क्रिएट हुई थी। ये हुई थी द शिमला कॉन्फ्रेंस के थ्रू, द क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू, द कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है डायरेक्टी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर। आपने बताना है कि डायरेक्टी को पहले जो इंट्रोड्यूस किया था तो वो किसके अंडर किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पार्लियामेंट अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि पार्लियामेंट ने कब अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1950। 1950 में कब, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अडॉप्ट किया था, किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म कब हुआ था। ये फॉर्म हुआ था आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये फॉर्म हुआ था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट में इसको अडॉप्ट किया था कब, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 75% अप्रोक्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। जो पीछे 25% रह गया वो हमने डिफरेंट कंट्री से बोरो किया हुआ है। उसकी ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस कंट्री से क्या क्या बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपने बताना है यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उस टाइम पर उसके चेयरमैन या हेड कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, सचिंदरानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडवाइजर टू ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके एडवाइजर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, बी एन राव। मैं बताना चाहूंगा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा जाएगा तो वो होगा बी आर अम्बेडकर जी। और अगर पूछ रहे हैं आपसे कि एडवाइजर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो वी एन राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ये इसने फंक्शन करना कब स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 9 दिसंबर 1946, तब इसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि आपने बताना है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो उसका आंसर भी क्या है 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। आपने बताना है ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे जो काम कर रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। टोटल 7 मेंबर्स काम कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि इनमें से किस कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। आपने बताना है कि इंडियन पॉलिटी में इसमें से कौन सी चीज है जो सबसे ऊपर मानी जाती है। इसके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर माना जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को, या पार्लियामेंट को, या रिलीजन को। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आपका बी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना जाता है इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वेरी रिजिड है, या पार्शली रिजिड पार्शली फ्लेक्सिबल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, पार्शली रिजिड पार्शली फ्लेक्सिबल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है। और ये एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि आपने बताना है कि कितने शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कई बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो 8 की जगह कई बार 12 कर देते हैं मार्क, और कई बार 12 की जगह 8। तो मैं आपको बताता हूँ जो इनिशियल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर 8 शेड्यूल्स थे, और लेकिन आज की डेट में जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। ये कह रहा है पंचायती राज के लिए इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टार्टिंग में 1950s की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर टोटल हमारे 22 पार्ट्स थे, और आज की डेट में जो करंट पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 25। तो ये आज के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो आज हमारे 25 पार्ट्स हैं, और उस टाइम पे हमारे 395 आर्टिकल्स थे, और आज की डेट में 440 के आसपास हमारे अप्रोक्स आर्टिकल्स हैं। तब हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, और आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है जो डीपीएसपी है वो किस पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पार्ट 4। जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में है। मैं बताना चाहूंगा जो पार्ट 3 है इसमें हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि अगर आपसे पूछे जाए
कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, तो वो आते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में आते हैं हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और पार्ट 4A में आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा पार्ट 2 में आपके आते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डीपीएसपी। कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपने बताना है कि आर्टिकल कहां से लेके कहां तक डील करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। मैं आपको बता दूं, जो डीपीएसपी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो हमारा पार्ट किस में डील करता है, पार्ट 4 में आता है। तो अगर वो पार्ट 4 में आता है तो इसका मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट से आगे होगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक है, आर्टिकल 35 तक। तो इसके बाद में ही आ जाता है डीपीएसपी पार्ट 4 में। तो ये डील करता है हमारा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद फंडामेंटल राइट। हाँ, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक डील करते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। आपने बताना है कि इंडिया को क्या कह के बुलाया गया है आर्टिकल 1 के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं हार्ड देके बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज आधार। आधार किस तरह का प्रोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। आपने बताना है कि ड्यूअल सिटीजनशिप की जो पॉलिसी है वो कौन सी कंट्री ने एक्सेप्ट की हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है, वैसे ही एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए। यूएसए क्या करता है कि अगर किसी के पास दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप है तब भी वो अपनी कंट्री की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को किसने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने की पावर किसको दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि डी पार्ट। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है किसके अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट करता है 226 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू प्रेस। जो फ्रीडम टू प्रेस है ये आपको किस आर्टिकल में गारंटी दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। आपने बताना है जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मॉरल राइट है, या नन ऑफ दिस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। आपने बताना है जो इक्वल पे और इक्वल वर्क के लिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लाया करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि बी पार्ट। हु सेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। आपने बताना है कि ये किसने बोला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, बी आर अम्बेडकर जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। आपने बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। कह रहा है कि कितनी बारी प्रेसिडेंट अपने री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, मतलब एक बार उसका 5 साल का टर्म हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से कितनी बारी वो ऐसे इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे आप यूएसए के प्रेसिडेंट को देखोगे तो वो मैक्सिमम 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन जो हमारा इंडियन प्रेसिडेंट है वो जितनी बार चाहे इतनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है और जितनी बार चाहे इतनी बार खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि उस एज के बाद में वो फिर से प्रेसिडेंट ना बन सकता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। किसी भी एज तक वो प्रेसिडेंट बनने रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय। आपने बताना है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट एडविन ल्यूटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। आपने बताना है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा तो हालांकि होती है लेकिन लोकसभा नहीं है, तो उस टाइम पर अगर कोई लॉ बना देता है प्रेसिडेंट, तो आपने बताना है कि वो कितनी देर तक बना रहेगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ हाउ मेनी इयर्स टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आपने बताना है कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए कि अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट 35 इयर्स। Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in year 1975? आपने बताना है कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी जिस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो उस टाइम पर आपने बताना है कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट फखरुद्दीन अली अहमद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। आपने बताना है इंडिया में प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो कैसे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हालांकि इलेक्ट्रोल भी आता है अगर ऑप्शन में, इलेक्ट्रोल कॉलेज, तो उसको भी आपने टिक कर देना है। अगर इलेक्ट्रोल कॉलेज आए या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे और दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following presidents held office for 2 consecutive terms? आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन। आपने बताना है अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है तो उसको कितनी देर में फिल करना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए और इस वैकेंसी को फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। आपने बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ए पार्ट राज्यसभा। थैंक यू सो मच।